सभी को नमस्कार। बच्चों, आज इतिहास के अध्याय 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, भाग 2 अर्थात ये दूसरा लेक्चर है हमारा। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये, इसका पिछले व्याख्यान में परिचय, पारिवारिक शब्द, स्थान तथा काल की सभ्यता के बारे में, आरंभ कैसे था, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, नालों का निर्माण वहाँ कैसा था, स्थापत्य और दुर्ग, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, दो प्रकार से देखा हमने, समाधान और विलासिता की वस्तुओं की खोज, उत्पादन, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हासिल की थी, जिसमें उस उत्पादन केंद्रों की पहचान की थी, कैसे करते हैं ये सीखा था। माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियां हैं, यानी उपमहाद्वीप में और कहाँ कहाँ से माल आता जाता था सुदूर क्षेत्रों से, ये सब सीख लिया। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज के बिंदु होंगे, ये शेष बचा हुआ भाग है इसका, इस चैप्टर का, मोहरें, लिपि और बाट, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मोहरें और मुद्रांकन, एक रहस्यमय लिपि, बाट, प्राचीन सत्ता, प्रासाद तथा शासक, सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता की खोज, कनिंगम का भ्रम, एक प्राचीन सभ्यता, नवीन प्राचीन सभ्यता, नई तकनीकें तथा प्रश्न, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, खोजों का वर्गीकरण, व्याख्या की समस्याएं, ये बिंदु हैं कुछ जिन पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले मोहरें और मुद्रांकन। मोहर, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये मोहर है क्या, कैसे, क्या उपयोग था इसका। देखिए, व्यापार या कोई महत्वपूर्ण चीज़, व्यापारिक चीज़ कोई या महत्वपूर्ण चीज़ एक जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर भेजी जाती थी तो काफ़ी समय लगता था उस समय। तो इसको सुरक्षित है या नहीं है, इसका विश्वास दिलाने के लिए ये मुद्रांकन का काम होता था। आज भी ऐसे होता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सरकारी जो बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट जो सुरक्षित रहने वाली चीज़ें हैं, उनको मुद्रांकन किया जाता है, सील किया जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं। तो वही चीज़ है। और सील कैसे किया जाता है? आजकल तो लाख, सफ़ेद कलर की लाख होती है और उस पर पहले कपड़े से सिलाई करते हैं, या जैसे भी ये करें, मुँह बांधें और उसके बाद गांठ लगा देते हैं। उस गांठ के ऊपर उस लाख को लगाते हैं और एक धातु की सील होती है जिस पर कुछ लिखा रहता है। वो जिस संस्था की है, जिस कार्य के लिए है, उस संस्था का या उस कार्य का उस पर कोई इंडिकेशन रहता है, वो उस पर लगा दी जाती है। और जहाँ पर भेजी जाती है या सुरक्षित रखी जाती है, कहीं सुरक्षित रख दी और बाद में इसको खोलने की ज़रूरत है, तो उसको दोबारा देखते हैं और सुरक्षित होने का प्रमाण हो जाती है वो। इसी तरह से तब भी था। तो कोई वस्तु यहाँ से काफ़ी दूर भेजी गई है तो उस पर मुद्रांकन कर दिया जाता था। देखिए, हमारे लेफ़्ट साइड में दो तरह की मुद्राएं हैं, एक तो गोल है और एक चपटे फ्लैट है, जो आयताकार है। तो इस तरह से, और हमारे जो सबसे लास्ट वाली है राइट साइड में, उस पर मुद्रांकन किया है। उस समय जो मुद्रांकन होता था, गीली चिकनी मिट्टी होती थी, उसको लगा दी। आज जो लाख लगाते हैं उसी तरह से गीली मिट्टी लगा दी और उसको, मुद्रा को उस पर दबा दिया, तो उसका वो एक छप जाता था और वो जहाँ जाएगा वहाँ उसको खोलेगा तो सुरक्षित महसूस करेगा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये है मोहरें और मुद्रांकन। अब देखिए, एक रहस्यमय लिपि, जैसे हमने इससे पहले वाले व्याख्यान में कही थी कि ये सभ्यता में लिपि तो थी, लिखा तो गया था, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो कैसी लिपि थी, ये थोड़ा सा एक दर्शाया गया है इसमें।
ये जो चित्र दिख रहे हैं ये कुछ लिखा हुआ है। इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि कहा गया है, इसीलिए इसको। तो ये इसके कुछ अक्षर हैं इससे संबंधित चित्रात्मक लिपि, और इसके 375 से 400 के बीच में चिन्ह थी जिनके माध्यम से कोई चीज़ दर्शाई जाती थी, कोई लिखी जाती थी, लिपिबद्ध की जाती थी। और सबसे लंबा जो अभिलेख अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें मात्र 26 चिन्ह मिले हैं एक साथ, और बाकी अलग अलग चिन्हों का प्रयोग जो हमें मिलता है वो लगभग 375 से लेकर 400 के बीच में है। तो ये लिपि अभी तक रहस्यमय बनी हुई है, अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया। अब बच्चों देखते हैं बाट कैसे थी। नाप तौल की व्यापार होता था तो नाप तौल भी होती थी। तो देखिए जो बाट थे वो सामान्यतः चर्ट पत्थर के थे, चर्ट नाम का पत्थर था उसके बने हुए थे, और इन पर कोई निशान नहीं हुआ करते थे, इन पर कोई निशान नहीं हुआ करते थे। और ये जो पत्थर थे वो अधिकांश घनाकार के रूप में थे, कुछ लिखा नहीं होता था, बस अंदाज़ा लगाते थे ये इतने का। जो उपयोग करते थे उनको सबको पता था, लिखा कुछ नहीं था। अच्छा, ये होते कैसे थे? इनकी जो माप है वो कितनी होती थी? दो आधारी, दो मतलब दो आधार, मतलब दो के आधार से, यानी मल्टीपल्स में चलते थे, दो की, दो गुने में एक सबसे छोटा बाट होगा एक का, फिर दो का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, इस तरह से चलता था। और इसकी जो अंतिम गिनती 12,800 तक ऐसे अनुमान लगाया गया निचले छोटे बाटों की, जिनसे ये कुछ धातु और धातुओं वगैरह जो महंगी धातुएं हैं उनकी नाप होती थी, उनको मापते थे। ऊपरी मानदंड है वो दशमलव प्रणाली में था। दशमलव प्रणाली क्या होती है? जो 10 अंक से जो अक्षर संख्या बनती है, 0 से लेकर 9 तक 10 जो अंक होते हैं उनसे जो संख्याएं बनती हैं वो फिर उसी तरह से थी जो ऊपर वाले। ये अब आगे देखते हैं, धातु से बने तराजू और पलड़े भी मिले हैं। इसका मतलब ये है, ये पक्का है कि नाप तौल होती थी। ये रहा बाट का। अब बच्चों देखते हैं कि प्राचीन सत्ता के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों ये सत्ता के विषय में 3 मत हैं। एक मत ये है कि इस सभ्यता में कोई सत्ता नहीं थी, यानी कोई शासक नहीं था, और इतने सभ्य और सज्जन लोग थे, वो अपने आप सब कुछ काम चल रहा था। दूसरा मत है कि प्रत्येक गांव शहर, जो शहरी व्यवस्था थी, पूरी जो सभ्यता थी शहरी थी, तो प्रत्येक शहर का अलग अलग शासक या सत्ताधारी होता था, कोई न कोई शासक होता था जो शासन चलाता था प्रत्येक शहर में। और तीसरा एक विचार है कि संपूर्ण का एक शासक था, पूरी सभ्यता का। तो अब यहाँ पर तीनों मत अलग अलग हैं, मत हैं तो हैं, लेकिन अधिक जो मान्यता मिली है वो तीसरे मत को मिली है, यानी पूरे जो संकेत मिल रहे हैं जिसके आधार पर, वहाँ उसके आधार पर पूरी सभ्यता का एक कोई शासक रहा होगा। और उसके प्रमाण क्या हो सकते हैं देखिए, और ये कैसा रहा होगा। ये आपके सामने एक मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, जिसको पुरोहित राजा के नाम से इंगित किया गया है पुरातत्ववेदों द्वारा। तो ये ऐसे माना जाता है कि ये पुरोहित है और राजा भी रहा होगा। ये सत्ता कैसे थी, फिर ये कैसे चलती थी? देखिए, जटिल फैसले लेने के संकेत हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पूरी सभ्यता के विषय में जान रहे हैं कि ये जो इतनी व्यवस्थित थी, इतनी व्यवस्थित बिना जटिल फैसले के संभव नहीं थी, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। यानी यहाँ पर जो भी शासक राज्य करते थे, जिस तरह से भी हो, शासक वर्ग सख्त रहता था, तो जटिल फैसले लेने की संकेत है। अब कैसे हैं? हड़प्पाई पुरावस्तुओं में एक रूपता है। दूसरा प्रमाण है कि
जो मृदभांड हैं, मोहरे हैं, बाट हैं, ईंटें हैं, जहाँ जहाँ मिली हैं, एक रूपता है पूरी सभ्यता में। तो इससे भी इसको बल मिलता है तीसरे को कि पूरी सभ्यता का कोई एक शासक था। अब देखिए जटिल फैसले को हम उसी से और जोड़ते हैं कि एक ही था, क्योंकि सब जगह स्थापत्य कला से लेकर कहीं पर भी कोई भी नियम कानून तोड़ने का कोई संकेत नहीं मिलता। सब एक जगह, एक जैसा स्थापत्य, एक जैसी कला, एक जैसा रहन सहन, सब कुछ एक जैसा है। तो ये सख्त होने के संकेत हैं और एक रूपता के भी संकेत हैं। ईंटों का उत्पादन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईंटों का उत्पादन एक केंद्र पर नहीं होता था पूरी सभ्यता में, जम्मू से गुजरात तक, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर थी कि इसका जो अनुपात था पूरी सभ्यता में एक जैसा था। ये 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। 4 मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई, इसका अनुपात है ये। तो ये सब जगह एक जैसा मिला है और ये इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि पूरी सभ्यता में एक ही तरह की शासन व्यवस्था थी, एक ही तरह की सारी संस्कृति व्यवस्थाएं, रीति रिवाजें सब थी। मोहनजोदड़ो में विशाल भवन मिला है जिसको प्रासाद, जिसमें रहता था राजा, उसको माना जा रहा है, और ये जो खंडित मूर्ति है ये राजा की है। तो इससे संबंधित इतनी जानकारी है। आगे देखते हैं आगे का बिंदु। बच्चों देखिए, ये अब देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हो गया। इतनी विकसित फली फूली सभ्यता थी, इतना अच्छा व्यापार था, सब कुछ था, इतना अच्छा रहन सहन, शहरी थी, फिर कैसे इसका अंत कैसे हुआ होगा। तो देखिए इसके कुछ कारणों पर विचार करेंगे। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन या वनों की कटाई, दोनों पूरक हैं। वनों की कटाई हुई होगी क्योंकि विकसित हो गई, तो फिर, और विकास ऐसे ही होता है, प्रकृति का विनाश करता है। ऐसा हुआ होगा कि प्रकृति का विनाश हुआ हो जिससे जलवायु में परिवर्तन हो गया हो। और जलवायु में परिवर्तन क्या हो सकता है, या तो अधिक बाढ़ आ सकती है, बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है, या फिर सूखा पड़ सकती है, ये दोनों हो सकते हैं। तो या हो सकता है कि ऐसे हुआ हो कि बहुत ज़्यादा बाढ़ें आई हों, क्योंकि ये नदी घाटी में बसी हुई सभ्यता थी, तो ऐसा हो सकता है कि बाढ़ आई हो और इसकी चपेट में बहुत सारे गांव एक साथ नष्ट हो गए हों। या ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों तक सूखा पड़ी हो जिसमें बहुत सारे लोग भुखमरी के शिकार हो गए, ये भी अनुमान लगाया जाता है। भूमि का अत्यधिक उपयोग, और जिसके कारण ज़्यादा उपयोग कर लिया और उसके बाद में फिर कृषि व्यवस्था सब चरमरा गई, और जिसके कारण इनकी जो कृषि पर निर्भरता थी वो, उसके वजह से अब इनको आगे दिक्कत आई हो। और तीसरा है बाहरी आक्रमण। बच्चों ये बाहरी आक्रमण का मतलब है ये आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया है, या कोई और, आर्यों का ज़्यादा अनुमान लगाया जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों में भी ये चीज़ें लिखी हैं कि आर्यों को बहुत शहरी सुनियोजित लोगों से, शहरी लोग थे, उनसे इनको लड़ना पड़ा है, ऐसा लिखा है। तो इससे ये लिंक भी मिलता है। उसके बाद फिर आर्य सभ्यता आती है। ये चीज़ें अभी हमारे आर.एम. व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे हैं, उनका भी यही मानना है। वो भी दो बिंदुओं को ज़्यादा मानते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि ये भी कारण रहा होगा और ये भी रहा होगा। व्हीलर की जो मान्यता है वो दो तरह से मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी रहा होगा, जिससे पूर्व की तरफ ये शिफ्ट हुई है। जो उत्तर इसका काल है वो हरियाणा, राजस्थान इधर ज़्यादा है। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका मिला जुला कारण है, एक कारण कोई नहीं है। हो सकता है जलवायु परिवर्तन आया हो, ये लोग शिफ्ट हो गए हों पंजाब और ये हरियाणा में, उसके बाद फिर बाहरी आक्रमण भी हुआ हो। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, कल इससे पहले वाले में भी बात की थी हमने। मोहनजोदड़ो में बहुत सारे सब एक साथ मिले हैं, कोई
सीढ़ियों के नीचे है, कोई गली में है, सार्वजनिक स्थानों पर हैं, कई एक एक साथ एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है कंकाल। इस तरह के जो कंकाल मिले हैं, तभी तो ज़्यादा से एक साथ मिले हैं बहुत सारे, इसीलिए उसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। तो ये ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद कोई ना कोई बड़ा कांड हुआ है, या तो अधिकाधिक बाढ़ आ सकती है, ये भी हो सकता है कि अचानक कुछ हुआ हो, भूस्खलन भी हो सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है। और ये एक चीज़ है कि आक्रमणकारी का जहाँ तक सवाल है, ये लोग शांतिप्रिय थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन इनके डिफेंस यानी बचाव का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये शायद बचाव किया है इन्होंने कुछ। तो हालांकि अब इसके अंदाज़ा हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पहले जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण ये शिफ्ट हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, और फिर आक्रमण हुआ है, क्योंकि आर्यों का जो पहला स्थान है वो यहीं पर है, पंजाब हरियाणा में। तो हो सकता है कि उन्होंने, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये लोग फिर धीरे धीरे करके यहाँ से पलायन कर गए दक्षिण भारत की तरफ, जिनको द्रविड़ कहते हैं, यानी मूल जो हड़प्पावासी हैं, मूल यहाँ के जो निवासी हैं वो दक्षिण की साइड में, जिनको द्रविड़ कहा जाता है। और आर्य जो थे उन्होंने यहाँ पर अब कब्जा कर लिया, और बाद में चूँकि आर्य ये सभ्यता शहरी थी और आर्य आए हैं वो फिर झोंपड़ियों में रहते थे, गांव बनाए हैं उन्होंने, वो पूरी ग्रामीण सभ्यता थी, उल्टा था, पहले शहरी सभ्यता फिर ग्रामीण सभ्यता। तो इस तरह से इसका अंत होता है, और आगे आने वाली सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता, जिसको कहते हैं आर्य सभ्यता। आगे बढ़ते हैं अपने बिंदु की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये बिंदु है हमारा। बच्चों, ये एक चैनल के माध्यम से इसको एक चैन बनाकर याद करिए, जैसे हमने बनाई है। सबसे पहले चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे और भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है इनको। इनका घूमने का बहुत शौक़ था, ये बहुत दुनिया में घूमते थे, सर्वे करते थे। तो 1826 में ये जो उस समय भारत ही था और भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, उसी समय की बात है। ये पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, हड़प्पा के पास इन्होंने देखा कि पूरे उस समय जो भारत में थे वो सारे कच्चे मकान हैं और हड़प्पा के आसपास कुछ पक्के मकान बने हुए हैं। इन्होंने पता किया तो इनको पता चला कि हड़प्पा एक जो जगह है, एक टीला है जिसमें बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं और वहाँ से लोग जाते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस तरह की लूटपाट जैसा इनको लगा कि वहाँ से, तो इन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत जो लिखते थे, ये पत्रिका निकलती थी इनकी, नैरेटिव ऑफ जर्नी। 1826 में इन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में उस हड़प्पा का जिक्र किया कि वहाँ पर बहुत सारी ईंटें हैं और वहाँ कोई ऐसी सभ्यता या कोई पुरातत्व चीज़ें वहाँ कुछ हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं, वहाँ से किसी को इंटरेस्ट नहीं था। एक चीज़ और यहाँ से देखते चलें कि इससे पहले की जो सभ्यता है, जो ज्ञात सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता थी, आर्य सभ्यता थी, और वो लिखित प्रमाण थे उसके बहुत सारे। तो ये लोग जो थे, लिखित मतलब दो तरह से थे, या तो साहित्य था या फिर अभिलेख थे। तो ये जो इतिहास के जो इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, ये जो सर्वेक्षण करते थे, उन सबको वही चीज़ें दिमाग में थीं कि कोई न कोई चीज़ें लिखी हुई मिलनी चाहिए, और वो हर चीज़ को उसी से जोड़ते थे, ये उसी समय की रही होगी, इस तरह से उनकी धारणा बन गई थी। तो ये पुरानी चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, किसी पुरातत्व चीज़ों को। तो ये बात वहीं दब गई। उसके बाद 1856 में, आपको याद होगा, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे लाइन चल चुकी थी, लॉर्ड डलहौजी के समय पर। उसी क्रम में 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक इसका रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसमें दो बंधु थे, दो भाई थे, बर्टन बंधु जिनको कहते हैं, जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो ये जो दोनों काम करते थे और इनको वहाँ पर मोहरें वगैरह कुछ साक्ष्य मिले।
1856 में। और इनका उस समय ये जो कनिंघम की बात करेंगे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बंगाल इंजीनियर्स जो सेना थी उसके इंजीनियर थे, ये वहाँ सर्वे के इंचार्ज थे। तो वहाँ जो काम चल रहा था, उन्होंने ये जो बर्टन बंधुओं ने सबसे पहले सरकार को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। उसके इसी क्रम में 1861 में सरकार ने संज्ञान लिया और 1861 में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1861 किस लिए? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। और इसके जो महानिदेशक, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पहले महानिदेशक नियुक्त हुए। आगे 1875 में, अब देखिए कनिंघम भी इतिहास से जुड़े हुए थे, तो कनिंघम को भी वही गंगा नदी घाटी और ये सरस्वती और सिंधु नदी घाटी को वो वही मानते थे कि ये वही जो वैदिक सभ्यता है या आर्य सभ्यता है, उसी से संबंध उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन बाद में इन्होंने 1875 में अपनी रिपोर्ट में हड़प्पा का जिक्र किया था। 1875 में यहाँ से शुरुआत की। उसी क्रम में आगे चल के 1921 में जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। ध्यान रखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल। उनके वो डायरेक्टरशिप में उनके निर्देशन कर रहे थे वो। यहाँ सर्वेक्षण और उत्खनन का काम शुरू हुआ है। सर्वे तो हो गया, उनका उत्खनन का काम 1921 और 1922 में। इसके जो नेतृत्व करता थे दयाराम साहनी हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी, इनको वहाँ का इंचार्ज बनाया गया। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। दोनों जगह के जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे, क्योंकि वही महानिदेशक थे इस विभाग के, तो वही सारा काम, ओवरऑल इंचार्ज तो वही थे। लेकिन इनके अलग अलग उत्खनन का काम अलग अलग लोगों को था। एक हड़प्पा का नाम था दयाराम साहनी को और मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी को। तो इन लोगों ने खोजा की। आगे देखते हैं। देखिए कनिंघम का भ्रम, जैसे अभी हमने बात की, कनिंघम को जब पता चला और उनको एक किसी अंग्रेज ने मोहर दी थी, वही जो हमने बात की ना बर्टन बंधु की, तो वहाँ पर इनको मोहर दी गई, तो इन्होंने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि ये इनका अब क्यों नहीं हुआ इसका बारे में चर्चा करते हैं। इनका भ्रम क्या था? इस सभ्यता को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, तो उसका कारण क्या था? देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, ध्यान रखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक भी थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और कौन थे ये? कनिंघम सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे और सर्वेक्षण में इनकी बहुत रुचि थी। सर्वे का काम होता है अलग से, इंजीनियरिंग जो ग्रुप होता है उसमें। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने ध्यान तो दिया, मगर उसे अपने परिचित कालखंड से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता, उससे दिनांकित करने का असफल प्रयास किया। उससे होगी नहीं, क्योंकि उस तरह का कोई चीज़ उससे तालमेल ही नहीं कर रही है। कनिंघम की रुचि आरंभिक ऐतिहासिक, देखिए अब यहाँ से ऐतिहासिक कलम, इससे पहले भी बात की थी, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इनकी ऐतिहासिक यानी जो कालखंड, जिस कालखंड में अक्षर ज्ञान था, यानी लिपि का ज्ञान था,
वहाँ की जो ज्ञान है वो लिपिबद्ध है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो ऐसा ऐतिहासिक था। और ये ऐतिहासिक जो कालखंड है वो है 6ठी शताब्दी के बाद का, 6ठी ईसा पूर्व के बाद का। उसी को वो अपने उसमें देख रहे थे, यानी उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, लिखित स्रोतों के जो साहित्य और अभिलेख हैं उसको अधिक पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रमाणित मानते हैं। ऐसी कोई पुरातन वस्तुओं को वो नहीं मानते, इसलिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसको आगे कोई मतलब महत्व का नहीं समझा। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी, ये एडी की बात है, चीनी बौद्ध यात्री आए द्वारा जो चीनी यात्री आए थे, फायान वगैरह और ये वेनसांग, उनसे वो उनके जो यात्रा वृत्तांत थे उनसे जोड़ने की कोशिश की, जबकि उनका तो लक्ष्य ही नहीं था। वो उनकी जो यात्रा थी वो उस कालखंड को देख ही नहीं रहे थे, तो इसलिए उनसे कोई तालमेल खाया नहीं उस साहित्य से, और इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया और इस तरह से वो वहाँ से चूक गए। उसका श्रेय फिर इनको नहीं जाता। अब देखिए नवीन प्राचीन सभ्यता, नवीन और प्राचीन ये दोनों कैसे, देखिए जब अभी बात की कि इससे बाद की सभ्यताएं वो पहले खोजी जा चुकी हैं और ये बाद में, तो ये प्राचीन थी लेकिन बाद में खोजी गई, इसलिए नवीन थी प्राचीन। तो दयाराम साहनी द्वारा, जैसे अभी उन बात कर ली, और राखलदास बनर्जी द्वारा एक ही प्रकार की मौर खोजी गई, जिसको ये जो प्रमाण लगाया गया, इसको वहाँ से मेसोपोटामिया की सब मौर मिली थी, उससे दोनों का संबंध लगाया गया, मिलाया गया। इसी आधार पर 1924 में जॉन मार्शल जो खुदाई हुई, उसके बाद जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे 1900 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त हुए थे, उन्होंने सिंधु घाटी में नई प्राचीन सभ्यता होने की खोज की घोषणा की। इन्होंने जॉन मार्शल भारत जो में कार्य करने वाले पहले पेशेवर थे और इनको आकर्षक खोजों में बहुत दिलचस्पी थी और जीवन पद्धतियों को जानने की उत्सुकता थी, इसलिए इनको श्रेय जाता है। इन्होंने घोषणा की फिर इस सभ्यता की प्रॉपर। नई तकनीकें और प्रश्न, अब देखिए बहुत सारी नई तकनीकें, बहुत सारे प्रश्न थे। व्हीलर ने, जिसको हमने कहा था, सर्वेक्षण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें तकनीकें नई लाए, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। उसके बाद भी फिर बहुत सारे प्रश्न बने रहे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, 44 के बाद 47 में भारत स्वतंत्र हो जाता है और उसके बाद जो मुख्य स्थल हैं वो सब पाकिस्तान में चले जाते हैं। अब भारतीय जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए क्या बचा, उनके लिए तो यहाँ कुछ बचा नहीं। फिर उन्होंने अलग अलग उसी से संबंधित बहुत सारी खोजें की। देखिए ये कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी आदि नए स्थलों की खोज की और अभी भी लगातार जारी है। अब नए प्रश्न अभी भी क्या है, किस तरह के प्रश्न हैं, देखिए कुछ पुरातत्वविद हैं वो सांस्कृतिक का जो उपक्रम है, यानी सांस्कृतिक चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, और कुछ जो है उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। उनकी उत्सुकता ऐसी रहती है कि वो कैसे थे, कहाँ रहते थे, किस तरह से रहते थे, इस पर ज़्यादा इच्छुक हैं। तो इस तरह के प्रश्न अभी भी बने हुए हैं अभी के जो इतिहासकारों के लिए। अब देखिए अभी भी को क्या समस्याएं चल रही हैं। अभी इस समस्याओं को जो अतीत से जोड़ने के बहुत प्रश्न हैं। लिपिवत हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में मदद नहीं मिलती, ये तो क्लियर है। कुछ वस्तुएं जो मृदभांड हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, घरेलू सामान हैं, ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनका पुनर्निर्माण संभव है भी, लेकिन उसको अतीत से जोड़कर देखना इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ें कुछ हैं कि जैसे कपड़ा, चमड़ा है, लकड़ी है, सरकंडी वगैरह जो जैविक पदार्थ हैं वो नष्ट हो चुके हैं या सड़गल जाते हैं। तो इस तरह से इसकी समस्याएं अतीत से जोड़कर अभी नहीं देखी जा पा रही हैं। अब देखिए अतीत से जोड़कर जो पूरी समस्याएं, अब खोजों का वर्गीकरण इसी की समस्या है। क्या होता है, सामान्य जो सिद्धांत हैं, जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं वो सिद्धांत है, पत्थर है, मिट्टी है, अस्थियाँ वगैरह हैं, इनका वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है। और अधिक जटिल हैं जो जैसे औजार वगैरह हैं, जो टेक्निकल हैं, जो बनाए जाते हैं उद्योगों में, उस तरह के हैं। अब इस तरह से
और वस्तु कहाँ मिली है, कैसे मिली है, किस क्या उपयोग था उसका, ये देखा जाता है। उसके बाद जैसे प्रत्यक्ष कपास के टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन पहनावे के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है, मूर्तियों वगैरह का, वो क्या पहने खड़े हैं, किस तरह से है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। ये संदर्भ रूपरेखा जैसे हड़प्पाई मोहर की तुलना मेसोपोटामिया की मोहर से की और दोनों में संबंध स्थापित किया। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अतीत से जोड़कर देखा जाता है, और वो कभी समय मिलती हैं समान, कभी नहीं मिलती हैं। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है। और क्या समस्या है? अब इनकी व्याख्याओं की समस्या है। व्याख्या जब कैसे की जाए, सबसे ये देखिए, इस चीज़ को उदाहरण देके बताते हैं। सबसे अधिक समस्या धार्मिक प्रथाओं को जो पुनर्निर्माण करने में आ रही है। जैसे आभूषणों से लदी एक नारी है, नारी की मृण मूर्ति है जिसको मातृदेवी की, और पुरुष को एक दुर्लभ पत्थर से बनी जो मूर्ति है उसको दिया जाता है। मानकीकृत मुद्रा में जो पुरुष है एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि पुरोहित राजा को भी उसी तरह से दिखाया गया है। तो अब यहाँ धर्म से जोड़ा जाए या शासन से जोड़ा जाए, राजनीति से जोड़ा जाए, तो ये दो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तभी उसको पुरोहित राजा कहा है, दोनों शब्द एक साथ जोड़ दिए हैं। इन दृष्टांतों में इन रचनाओं को अनुष्ठानिक माना गया है, जिसमें विशाल स्नानागार, अब ये जो चीज़ें जिस तरह से ऊपर बात की, इनको अनुष्ठानिक माना गया है। जैसे विशाल स्नानागार वगैरह है, कालीबंगा का जो लोतल वेदियाँ वगैरह, जो हवन कुंड मिले हैं, इनको एक साथ एक ऐसे माना जा रहा है कि शायद अनुष्ठान हो। तो ये धर्म से जुड़ जाता है मामला। मोहरों पर भी संभवतः अनुष्ठान के दृश्य हैं, जैसे एक सिंग वाला जानवर है, एक सरंगी योगी मुद्रा में बैठा हुआ है, कभी कभी उसको आदिशिव कहा जाता है, पशुपति कहा जाता है। इस तरह से कोई भी चीज़ जो मिल रही है उसको अतीत से जोड़कर जो देखते हैं उसमें धर्म पहले आ जाता है, तो धार्मिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये उसको व्याख्या ठीक से नहीं हो पाती। इस तरह से अभी तक आज हमने जो देखा वो जो शेष भाग था जिसमें हमने आज जाना है, अधिकांश भाग जो बचा हुआ था उसमें सभ्यता का अंत कैसे होता है, और ये इसकी जो समस्याएं हैं, व्याकरण से संबंधित समस्याएं, या इसकी लिपि बाट और ये मोहरों से संबंधित चीज़ें, ये आज हमने जानकारी हासिल की। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।